हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है एंटी साइक्लोन एंड थंडरस्टॉर्म्स। हमने साइक्लोन में टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ हम देखेंगे एंटी साइक्लोन्स के बारे में। Anticyclones are high pressure system in which air descends from upper level and diverge at the surface. They are generally associated with clear, stable and dry weathers. जैसे कि हमें पता है साइक्लोन में क्या होता था, लो प्रेशर एट सेंटर, बट हमें एंटी साइक्लोन में क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर एट सेंटर, जिसकी वजह से हमारे सेंटर में हाई प्रेशर है और सराउंड में क्या होगा, हमारा लो प्रेशर, मतलब अपर एयर जो होगी वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। हमारी एयर जो है वो कन्वर्ज करेगी, अपर एयर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी और कहाँ पे जाने की ट्राई करेगी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया में जाने की ट्राई करेगी। जब हमारी अपर एयर कन्वर्ज करके हाई प्रेशर एरिया में आती है एंड देन हाई प्रेशर में क्या होगा, उसका डाइवर्जेंट होगा, सरफेस पे आके हमारी एयर का क्या होगा, डाइवर्जेंस होता है। तो इस तरह से हमारा एंटी साइक्लोन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज़ एन एंटी साइक्लोन। एन एंटी साइक्लोन इज़ अ हाई प्रेशर एरिया where the air sinks from higher level and spread out at the surface. हमारी जो सेंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। सेंटर में हाई प्रेशर होने की वजह से जो ऊपर की लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ से जो एयर होती है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करके हाई प्रेशर एरिया में आएगी। ठीक है, तो हायर लेवल पे आएगी एंड वहाँ से क्या होगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी, सरफेस पे आके हमारी जो एयर होगी उसका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इट इज़ द अपोजिट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है कि सेंटर में जो होता है लो प्रेशर होता है और ऊपर से, ठीक है, हमारी फर्स्ट सरफेस पे एयर का क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है एंड अपर लेयर में क्या होता है, एयर का डाइवर्जेंट होता है। तो ये हमारा साइक्लोन था, बट एंटी साइक्लोन में उल्टा होता है। अपर पार्ट में क्या होता है, एयर का कन्वर्जेंट होता है और सरफेस पे एयर का डाइवर्जेंट होता है, जिसे हम सिंबल H से डिनोट कर सकते हैं एंटी साइक्लोन्स को। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एंटी साइक्लोन्स। तो यहाँ पे देखो अपर पार्ट में क्या है, सिंकिंग एयर है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर था तो जो एयर है उसका क्या होगा, हमारा कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, और वहीं एयर सरफेस पे आके क्या होगा, उसका डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ एंटी साइक्लोन। ये जो डायग्राम है वो हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है एंटी साइक्लोन एंड साइक्लोन, तो हमें साइक्लोन के लिए यहाँ पे लो प्रेशर एंड कन्वर्जेंस जो होता है वो सरफेस पे होता है वो दिखाना है, और डाइवर्जेंट जो है वो कहाँ पे होगा, हमारे अपर पार्ट में होगा। तो ये दो डायग्राम्स हमें याद रखने हैं मेंस के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन। फॉर्म बाय सिंकिंग एयर इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में क्या होगा, एयर का सिंक होगा, मतलब जो हमारा कन्वर्जन देखने को मिलेगा। सिंकिंग एयर इंक्रीज प्रेशर एट द सरफेस, और ये जो हमारी सिंकिंग एयर है वो सब कहाँ पे जाएगी, हाई प्रेशर बेल्ट होता है वहाँ पे जाएगी। ठीक है, सरफेस पे जाएगी। एयर मूव आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर एंड देन हमारी जो सरफेस पे आके जो हमारी सिंकिंग एयर है वो सरफेस पे आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सेंटर पे उसका डाइवर्जेंट होता है, सेंटर पे क्या होगा, उसका डाइवर्जेंट होगा। कॉमन इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स अराउंड 30 डिग्री लेटीट्यूड्स। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मिड लेटीट्यूड में देखने को मिलते हैं, 30 डिग्री लेटीट्यूड पे देखने को मिलते हैं। अल्सो फॉर्म ओवर कोल्ड लैंड एरिया इन विंटर ड्यू टू रेडिएशनल कूलिंग। विंटर में हमें कोल्ड लैंड में भी देखने को मिलता है। अगर हमारे कोल्ड लैंड में एंटी साइक्लोन आते हैं तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एंटी साइक्लोन्स। क्या बोलते हैं, थर्मल एंटी साइक्लोन्स। नाउ हमें दो टाइप्स के एंटी साइक्लोन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज डायनामिक, जिसे परमानेंट एंटी साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। फॉर्म ड्यू टू लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन।
ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे परमानेंट एंटीसाइक्लोन्स बोलते हैं। बट सेकेंड इज थर्मल एंटीसाइक्लोन्स, जो सीजनल होते हैं, फॉर्म ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो एंटीसाइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल और सीजनल एंटीसाइक्लोन्स। यहाँ पे विंड मूवमेंट की वजह से और वेदर कंडीशन की वजह से हमारे एंटीसाइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। विंड मूवमेंट की वजह से, दैट मीन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं डायनामिक एंटीसाइक्लोन्स, परमानेंट एंटीसाइक्लोन्स बोलते हैं। और अगर हमारे वेदर कंडीशन की वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एंटीसाइक्लोन्स। तो नाउ हम देखेंगे एंटीसाइक्लोन्स ऑन वेदर मैप। हमने साइक्लोन वाले सेशन में देखा था कि हमारे जो साइक्लोन में एयर जो होती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। बट यहाँ पे एंटीसाइक्लोन जो है वो साइक्लोन से उल्टा हो जाएगा। हमारा एंटीसाइक्लोन्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होती है वो क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी जो विंड होती है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है? विंड मूव आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर इन बोथ हेमिस्फीयर बट द डायरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कॉरियोलिस फोर्स। ये कॉरियोलिस फोर्स की वजह से कैसे हमारी डायरेक्शन कंट्रोल होती है वो हमने साइक्लोन वाले सेशन में ऑलरेडी देख लिया है। नाउ हमें एंटीसाइक्लोन के बारे में ये याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। कौन से साइक्लोन में? जब एंटीसाइक्लोन्स आते हैं तब। बट हमारे जो नॉर्मल साइक्लोन्स होते हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में होती है क्लॉकवाइज। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है एंटीसाइक्लोन एंड साइक्लोन के बीच में। नाउ हम इम्पोर्टेंट एंटीसाइक्लोन्स के बारे में देखते हैं। जो एंटीसाइक्लोन्स होते हैं वो कौन से रीजन में आते हैं, कौन सी सीज़न में आते हैं, कौन से टाइप के हैं और उसके फीचर्स क्या क्या है वो देखेंगे। तो हम देखते हैं एंटीसाइक्लोन्स के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ एंटीसाइक्लोन्स। फर्स्ट इज़ एजोर्स हाई, जो हमें नॉर्दर्न अटलांटिक, मतलब कि हमारी जो एजोर्स आइलैंड है उसके पास देखने को मिलता है। उस साइक्लोन को हम बोलते हैं एजोर्स हाई साइक्लोन, जो हमारा डायनामिक, दैट मीन वो परमानेंट एंटीसाइक्लोन है। वो विंड की मूवमेंट की वजह से हमें देखने को मिलता है, एटमॉस्फेयर की वजह से देखने को मिलता है। तो ऐसा साइक्लोन जिसे हम डायनामिक और परमानेंट साइक्लोन बोलते हैं। तो हमारा एजोर्स हाई है वो कौन से टाइप का साइक्लोन है? डायनामिक टाइप का साइक्लोन है। तो पूरे साल भर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है? कंट्रोल्स वेदर इन यूरोप, ब्रिंग स्टेबल कंडीशन। हमारे यूरोप में जो वेदर है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन सा एंटीसाइक्लोन? एजोर्स हाई एंटीसाइक्लोन। सेकेंड इज पैसिफिक हाई। उसकी लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलती है? नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। कौन से टाइप का है? डायनामिक टाइप का है। फर्दर ये विंड मूवमेंट की वजह से इसका ओरिजिनेट होता है। ईयर अराउंड पूरे साल भर देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंस वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, तो ये किसको इन्फ्लुएंस करता है? हमारे वेस्टर्न कोस्ट क्लाइमेट को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट एंटीसाइक्लोन इज साइबेरियन हाई एंटीसाइक्लोन, जो हमें सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है। ये हमारा थर्मल एंटीसाइक्लोन है, मतलब रेडिएशन की वजह से ये साइक्लोन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है, कूलिंग सरफेस में इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कौन सी सीज़न में देखने को मिलेगा? विंटर सीजन में देखने को मिलता है। थर्मल है, दैट मीन इसे हम सीजनल एंटीसाइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग इन विंटर, ब्रिंग्स कूल ड्राई विंड्स टू एशिया। तो ये क्या करता है? कूल एंड ड्राई विंड जो है वो एशिया में लेके आता है। कौन सा साइक्लोन? साइबेरियन हाई एंटीसाइक्लोन। नेक्स्ट इज मस्केरियन हाई एंटीसाइक्लोन्स, जो हमारे सदर्न इंडियन ओशन में नियर मस्केरियन आइलैंड के पास देखने को मिलता है। सदर्न इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। कौन सा टाइप का एंटीसाइक्लोन है? डायनामिक टाइप का, तो पूरे साल भर देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंस वेदर ऑफ सदर्न इंडिया एंड अफ्रीका, तो ये हमारे सदर्न इंडिया एंड अफ्रीका के जो वेदर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन हाई एंटीसाइक्लोन, जो हमें साउथ
पैसिफिक में देखने को मिलता है। ये कौन सा साइक्लोन है? डायनामिक है, ठीक है, तो हमारा विंड मूवमेंट की वजह से देखने को मिलता है। ईयर अराउंड पूरे साल भर देखने को मिलता है। ब्रिंग्स स्टेबल एंड ड्राई वेदर टू ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे जो ड्राई वेदर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलियन हाई एंटी साइक्लोन की वजह से देखने को मिलता है। सो ये जो टेबल है हमारे प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में हमारे जो आंसर राइटिंग है इसको वो इवोल्यूट करेगा और हमारे आंसर को इफेक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एंटी साइक्लोन्स ब्रिंग क्लियर ड्राई एंड स्टेबल वेदर। सो हमारे जो एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं वो नॉर्मली क्लियर ड्राई एंड स्टेबल वेदर होता है तभी देखने को मिलते हैं। तो ये क्लियर ड्राई एंड स्टेबल वेदर को लाते हैं जिसकी वजह से हमारा एंटी साइक्लोन्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। इनहिबिट क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन, cause temperature extreme, very hot in summer and very cold in winter, favor the formation of deserts in subtropical belt. So वैसे भी हमने देखा था कि ये जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं वो हमारे वेस्टर्न कोस्ट के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे डेजर्ट का फॉर्मेशन जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में करवाते हैं, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं एंटी साइक्लोन्स। रिड्यूस वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर पोल्यूशंस, तो ये देखे हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटी साइक्लोन्स। नाउ हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। सो एंटी साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एयर जो है वो डिसेंट, डाइवर्ज एंड वार्म, क्लियर एंड ड्राई वेदर रिक्वायर्ड है। डायनेमिक, सब ट्रॉपिकल हाई एंड थर्मल सीजन हाई। तो दो टाइप के एंटी साइक्लोन्स, एक परमानेंट और एक सीजनल। क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो विंड की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। इम्पोर्टेंट इन वेदर, क्लाइमेट एंड डेजर्ट फॉर्मेशन। सो नॉर्मली हमारे वेस्टर्न कोस्ट क्लाइमेट को ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, डेजर्ट फॉर्मेशन करवाता है। तो ये की पॉइंट्स जो है हमें प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। नाउ हमारे जो एंटी साइक्लोन्स है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है नॉर्मली? तो देखो पैसिफिक हाई में देखने को मिलते हैं, साइबेरियन हाई, मस्केरियन हाई, जो हमारे सदर्न इंडियन क्लाइमेट को क्या करते हैं? वो इन्फ्लुएंस करवाते हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है वो किसकी वजह से? ऑस्ट्रेलियन हाई एंटी साइक्लोन की वजह से देखने को मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटी साइक्लोन। नाउ एंटी साइक्लोन्स पे जो PYQ आया था वो हम देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंटी साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय convergence of surface wind. Second, anticyclones are associated with rising air. Which one of the following statements given above are correct? तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बता रहा है कि क्या हमें सरफेस पे क्या देखने को मिल रहा है? कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है? तो नहीं, हमारे एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि अपर लेयर में अपर एयर क्या होती है? कन्वर्ज होती है, एंड देन सरफेस पे क्या हो जाती है? वो डाइवर्जेंट हो जाता है। एयर का क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट होता है। सो नो, सरफेस पे क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, एंटी साइक्लोन आर एसोसिएटेड विथ राइजिंग एयर। सो नो, राइजिंग एयर जो है वो किससे एसोसिएटेड है? साइक्लोन से एसोसिएटेड है, एंटी साइक्लोन से नहीं। तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 ऑल्सो रॉन्ग। सो हमारा आंसर आएगा डी, नाइदर 1 और नॉर 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। नाउ 2019 में एंटी साइक्लोन के रिगार्डिंग एक मेंस में PYQ आया था। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी साइक्लोन्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ प्लेस। सो इसके आंसर में हमने जितना भी अभी तक एंटी साइक्लोन के बारे में कवर किया, ठीक है, कि एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो कैसे हमारे जो वेदर है उसको, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, तो ये सब हम इस आंसर में कॉट कर सकते हैं। सो एंटी साइक्लोन को हमने पूरा कवर कर लिया। नाउ हम देखेंगे थंडरस्टॉर्म के बारे में।
Thunderstorms. Thunderstorms is a violent storm characterized by thunder, lightning, heavy rain, gusty winds, and sometimes hails. It is local and short-lived weather phenomena caused by strong convection in the atmosphere. सो हमारे जो स्ट्रांगली अपवर्ड मूवमेंट होती है, एयर की स्ट्रांगली अपवर्ड मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे कोलम्बो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. कोलम्बो निम्बस क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है तब हमारे बहुत हेवी रेन देखने को मिलती है और कोई बार हेल भी देखने को मिलता है. सो ये किसकी वजह से देखने को मिलता है? स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन की वजह से. तो ये स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन क्या होता है? जब भी हमारा लोअर पार्ट क्या हो जाता है? हीट हो जाता है. लोअर जो हमारी सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो क्या करेगी? अपवर्ड वर्टिकली मूवमेंट करेगी, अपवर्ड मूवमेंट करेगी और अपने साथ जो है वो मॉइस्चर लेके अपवर्ड मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से हमारे कोलम्बो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस. क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन प्रोसेस. हमारी जो एयर है उसका वर्टिकल मूवमेंट होता है, उससे हम बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस. देखेंगे कि हमारा जो ये थंडरस्टॉर्म होता क्या है. अ थंडरस्टॉर्म इज़ अ लोकल स्टॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय कोलम्बो निम्बस क्लाउड्स विद थंडर एंड लाइटनिंग. सो हमारे कोलम्बो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. आपको कोलम्बो निम्बस क्लाउड के बारे में नहीं पता है तो हमने टाइप्स ऑफ क्लाउड पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना. सो कोलम्बो निम्बस क्लाउड के साथ साथ थंडर एंड लाइटनिंग भी देखने को मिलती है. इट इज़ यूजुअली कंपोज्ड बाय हेवी रेन, गस्टी विंड्स एंड समटाइम्स हेल्स. तो ये क्या लेके आता है? हेवी रेन लेके आता है. तो हमें पता है कोलम्बो निम्बस क्लाउड्स जो है जिसकी वजह से हेवी रेनफॉल होता है, तो ये हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी देख लिया था. नयो ड्यूरेशंस तो जनरली शॉर्ट लिव्ड लास्टिंग फॉर्म्स अ फ्यू मिनट्स टू एन आवर. तो हमारा जो थंडरस्टॉर्म होता है वो शॉर्ट लीव्स होता है. ये जो थंडरस्टॉर्म होता है वो कुछ टाइम के लिए ही आता है, कुछ मिनट्स के लिए ही आता है. कॉमन इन वार्म ह्यूमिड समर आफ्टरनून्स. तो ये कब देखने को मिलता है? वार्म, अगर हमारी कंडीशन कैसी होगी? वार्म होगी, ठीक है. ह्यूमिड समर होगा, ठीक है, तब हमें थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है. अगर हमारा वार्म कंडीशन होगी तभी तो हमारी एयर जो है वो राइज़ करेगी, और एयर राइज़ करेगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? वाटर ड्रॉप्सलेट्स लेके जाएगी और हमारा कोलम्बो निम्बस क्लाउड जो है उसका फॉर्मेशन करवाती है. तो हमारे थंडरस्टॉर्म के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है? वार्म कंडीशन एंड ह्यूमिड कंडीशन. नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म. सो फर्स्ट इज इंटेंस हीटिंग. Strong solar heating of Earth's surface cause warm moist air to rise. सो क्या होगा? हमारा अगर सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म होगा. तो हमें पता है कि अगर सरफेस गर्म होगा तो हवा क्या करेगी? ऊपर उठेगी. तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? मॉइस्ट भी लेके जाएगी. तो हमारी जो मॉइस्ट एयर है वो क्या करेगी? राइज करेगी. सेकेंड इज राइजिंग एयर. वार्म एयर राइज रैपिडली कूल एंड कंडेंस टू फॉर्म कोलम्बस क्लाउड्स. सो क्या होता है? जब भी हमारी एयर जो है वो क्या करती है? राइज करती है. देन ऊपर हमारा जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ तक जो है हमारी एयर राइज करेगी. देन वहाँ पे हमारा जो कूल एनवायरनमेंट होगा जिसकी वजह से हमारे ये जो एयर है उसका क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा. एयर के कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. उस क्लाउड को हम बोलते हैं कोलम्बस क्लाउड बोलते हैं. सो राइजिंग एयर की वजह से कोलम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. थर्ड इज कोलम्बो निम्बस डेवलपमेंट. continuous rising of air leading to the growth of cumulonimbus cloud to great height. तो continuous rising की वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से cumulonimbus cloud है उसका डेवलपमेंट होता है. फोर्थ इज चार्ज सेपरेशंस. सो कोलिजन ऑफ आइस क्रिस्टल एंड वाटर पार्टिकल सेपरेट चार्ज. सो हमारे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट होगी जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है. तो ये चार्ज की वजह से ही लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग जो है वो देखने को मिलती है. फिफ्थ इज लाइटनिंग एंड थंडर्स. सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हुए?
अलग हुए, तो ये जो सेपरेशन हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन क्लाउड और क्लाउड ग्राउंड कोजिंग लाइटनिंग एंड थंडर। तो ये पार्टिकल्स की वजह से जो है वो हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है, चार्ज पार्टिकल की वजह से लाइटनिंग देखने को मिलती है। देखेंगे कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द सरफेस। हमारी जो सरफेस, ठीक है, सरफेस कैसी होनी चाहिए, हीट होगी तभी तो हमारी एयर जो है वो राइज करेगी। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इंस्टेबिलिटी इन द एटमोसफियर, तो हमारे जो एटमोसफियर में क्या होना चाहिए, इंस्टेबिलिटी, मतलब वहाँ में जो है वो राइज करेगी, इंस्टेबिलिटी होगी तभी। कुलम्बोनिम्बस क्लाउड डेवलप्ड, कुलम्बोनिम्बस क्लाउड का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। एंड देन अपलिफ्टमेंट ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ सरफेस विंड और ट्रोपोग्राफी। तो ये सारी क्या है हमारी कंडीशंस। नाउ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स। सो फर्स्ट इज एयर मास thunderstorms. So first is air mass thunderstorms occur due to surface heating on warm humid days. So ये कब देखने को मिलता है, जब वार्म एंड ह्यूमिड डेज होगा तो हमारी जो सरफेस है वो क्या होगी, हीट होगी, जिसकी वजह से हमें एयर मास थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है। सेकेंड इज फ्रंटल थंडरस्टॉर्म्स अकर्स अलोंग कोल्ड फ्रंट वेयर वार्म एयर इज फोर्स्ड टू राइज। सो फ्रंटल थंडरस्टॉर्म अकर अलॉन्ग द कोल्ड फ्रंट वेयर वार्म एयर इज़ फोर्स्ड टू राइज। सो हमने जब टेम्परेट साइक्लोन के बारे में देखा था तब हमने देखा था कि फ्रंटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि फर्स्ट जो है वो हमारे दो फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट एंड हमारा कौन सा, वार्म फ्रंट। वो क्या करते हैं, पैरेलल मूवमेंट करते हैं एंड देन वो वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहाँ पे हमारी जो वार्म एयर है वो क्या करने, राइज करने की ट्राई करेगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर से भी ज़्यादा राइज करेगी, और एक जब हमारा लास्ट स्टेज होगा फ्रंटल का, उस टाइम पे हमारी जो वार्म एयर है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारे फ्रंटल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज orographic thunderstorm occurs when moist air is forced to rise over mountain। जब हमारे माउंटेन के पास जो है वो क्या करती है, एयर राइज करती है, तब हमारा ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। सो माउंटेन में जब एयर जो है वो राइज करेगी तो फिर क्या होगा, कूल डाउन होगी, तो फिर से यहाँ पे क्या करेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन होगी, फिर से राइज करेगी, कूल डाउन होगी, और क्या करेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से हमें जो थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म्स। नेक्स्ट इज स्क्वेल लाइन थंडरस्टॉर्म अकर्स अलोंग अ लाइन ऑफ एडवांसिंग कोल्ड एयर प्रोड्यूस सर्वल वेदर्स। नाउ हम देखेंगे थंडरस्टॉर्म के फीचर्स। फर्स्ट इज एसोसिएटेड विद कुलम्बोनिम्बस क्लाउड। किससे एसोसिएटेड है, अगर थंडरस्टॉर्म आता है तो कौन सा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, कुलम्बोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। प्रोड्यूस लाइटनिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से लाइटनिंग का फॉर्मेशन होता है। ब्रिंग्स हेवी रेन इन शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये कैसा होता है, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन में भी हेवी रेन करवाता है। स्ट्रॉन्ग सडन एंड गस्टी विंड्स समटाइम्स accompanied बाय हेल्स। सो कभी कभी आइस जो है, मतलब जिसे हम हेल बोलते हैं, तो हेल का भी फॉर्मेशन करता है। हाईली लोकलाइज्ड एंड शॉर्ट लिव्ड, कैसा होता है हमारा, शॉर्ट लिव्ड होता है। कॉमन इन समर आफ्टरनून्स एंड इवनिंग्स। तो जब हमारी समर में क्या होती है, हमारी कन्वेक्शन प्रोसेस जो है वो जल्दी देखने को मिलती है, तो इस वजह से ये समर रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नाउ हम देखेंगे इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। प्रोवाइड्स मच नीडेड रेनफॉल, सो रेनफॉल प्रोवाइड करवाता है। हेल्प इन रिचार्जिंग सॉइल मॉइस्चर एंड ग्राउंड वाटर, मॉइस्चर की वजह से हमारी जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वहाँ पे हमारे जो वाटर है उसका रिचार्ज करवाता है। सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। हेल्प्स इन क्लीनिंग द एटमोसफियर। नेगेटिव इफेक्ट कोज लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगर हैवी रेनफॉल होगा तो क्या होगा, फ्लड आएगा जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का क्या होगा, लूज होगा, उसको नुकसान होगा। नेक्स्ट डैमेज क्रॉप्स एंड स्टैंडिंग वेजिटेशन, सो हमारे जो क्रॉप्स है उसका भी क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बारिश की वजह से, फ्लड की वजह से क्रॉप क्या होंगे, डैमेज होंगे। डिसरप्ट
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो हम देखते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड रीजन है वहाँ पे जब भी थंडरस्टॉर्म जैसी प्रोसेस होती है, सडन बारिश होती है, तब क्या होता है, जो लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। सो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी क्या हो जाता है, हमें डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। समटाइम कोज हेल स्टॉर्म डैमेज। सो कभी कभी जब हेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हेल आता है, उसकी वजह से हमें डैमेज देखने को मिलता है। सो नाउ हम देखेंगे कि इंडिया में थंडरस्टॉर्म कौन सी जगह पे देखने को मिलता है। सो कॉमन इन इंडो गंगेटिक प्लेन्स ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन। तो हमें इंडो गंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलते हैं। अकर्स ओवरऑल सेंट्रल इंडिया, दक्कन प्लेट्यूज एंड कोस्टल एरिया। एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्टर्न इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो जिसे हम हमारे मीन्स में कोट कर सकते हैं। नाउ इससे रिलेटेड PYQs देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू थंडरस्टॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, दे आर एसोसिएटेड विथ cumulonimbus क्लाउड। सेकेंड, दे कैन अकर्स ओनली इन इक्वेटोरियल रीजन। सो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 वो करेक्ट है कि हमें cumulonimbus क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें इक्वेटोरियल रीजन पे देखने को मिले। नहीं, हमने देखा था कि थंडरस्टॉर्म जो होता है वो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ वो हाई लेटीट्यूड जहाँ पे होता है वहाँ पे एब्सेंट होता है, बट टेम्परेट एंड जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। सो इस तरह से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए, ओनली 1। सेकेंड, हमारा जो PYQ मीन्स में पूछा था थंडरस्टॉर्म के बारे में, व्हाट आर थंडरस्टॉर्म, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन, आल्सो डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। सो इसके आंसर में हम कैसे थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म, ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या होती है, वो कैसे हमारे इफ़ेक्ट करते हैं, और टाइप्स, ठीक है, ये सब हम कोट कर सकते हैं इस आंसर में। तो इस तरह से आज हमने थंडरस्टॉर्म एंड एंटी साइक्लोन को कम्प्लीटली कवर किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।